हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के लगभग लगभग संपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले। जी हाँ, संपूर्ण टॉपिक, यानी कुछ ही आपके बचेंगे, नहीं तो अधिकांश टॉपिक आज फिनिश होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी को एक ही वीडियो में निपटाने वाले हैं, जिसमें आपका भैया आपका रस छंद अलंकार होगा, निबंध होगा, आपका पत्र लेखन होगा, फिर कहानी का जो सारांश या फिर जो उद्देश्य होता है, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, इन सब को आज बहुत सिंपल तरीके से भैया निपटाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के। ठीक है ना? चलिए भैया, पहला टॉपिक आपका है गद्यांश को लेकर। क्योंकि देखिए, जहां से फिक्स होता है कि भैया हमको ये आप नंबर देकर जाएगा, उन पर ज्यादा से ज्यादा हमें अमल करना है। ज्यादा भैया हमारा जो टारगेट है वही होना चाहिए। ठीक है? तो ये टॉपिक प्यारे बच्चों वैसे ही आपको कितने नंबर देकर जाएगा भैया? तो 10 नंबर। ये 10 नंबर का टॉपिक है और हमने ऐसे टॉपिक को उठाया है जो 2025 में मिस किया है और 2026 में डेफिनेटली 100% श्योर है कि आएगा। ठीक है भैया, ये 100 में 100% वाले टॉपिक हैं बच्चों, ये भी याद रखना। ठीक है? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन कहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ऐसा एक गद्यांश देगा और इस पर आधारित नीचे 5 प्रश्न देगा। तो इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेना है अच्छे से और उस पर आधारित क्या कहे जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है भैया कि जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गद्यांश दिया है कि अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इनको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी हो मतलब जितना ही भारी होती है उतना ही तेजी से डुबोती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस आस्था में उदास भी नहीं करती, कहां अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कह रहा है आगे कि कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से, और उदास होना बेकार है। ये बहुत प्यारा सा एक भैया गद्यांश दिया गया है। अब आपको इसके जो ये दिया है गद्यांश, इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आते हैं वही यहां पे उपयुक्त गद्यांश को कह रहा है कि पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि भैया पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब भैया ये किस चैप्टर से है? ये जो आपका गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ से है? संदर्भ में क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य साहित्य में संकलित किस चैप्टर से भैया? तो अशोक के फूल, ये चैप्टर का नाम है, अशोक के फूल से लिया गया है। और इसके भैया लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों अपन इसी तरह से लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे भैया संदर्भ में लिखेंगे बबुआ, ध्यान से समझिएगा किस तरह से संदर्भ लिखा जाता है। ठीक है, बताना जरूरी है ताकि आप पूरा लिख सकें। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य साहित्य में संकलित, क्योंकि भैया ये गद्य से है, ठीक है, गद्य साहित्य में संकलित। अब किस चैप्टर से है भैया? तो अशोक के फूल से लिया गया है। किसके भैया? अशोक के फूल
से लिया गया है, से लिया गया है, लिया गया है। इसके लेखक, इसके लेखक कौन है बबुआ? तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो इस तरह से बबुआ अपने को गद्यांश मतलब वो संदर्भ लिखना होगा, नहीं तो डायरेक्टली पूछता शीर्षक का नाम और उसके बाद भी अब पूछ लेता लेखक का नाम, तो आप डायरेक्टली पाठ का नाम लिखते और लेखक का। लेकिन अगर संदर्भ कहेगा कि भैया संदर्भ लिखो बच्चों, तो आपको इसी तरह से लिखना है, चाहे जिस भी चैप्टर का आए, बस बदलना है तो बबुआ यहां चैप्टर का नाम बदलना देना है और लेखक का नाम। आई बात समझ में? चलिए ठीक है भैया, अब आपको अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये तो कर लिए। रेखांकित अंश क्या है भैया? रेखांकित अंश इसमें है क्या, यानी जहां तक लाइन है। कह रहा है पंडिताई भी एक बोझ है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसका भैया क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या में मतलब अपने से बनाकर लिखना है कि अत्यधिक विद्वान होना भी क्या है, व्यक्ति के लिए खतरनाक है, यानी उसके विनाश का कारण होती है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा विद्वान होता है उतना अहंकारी होगा, और अहंकार ही उसे ले डूबती है, अहंकार ही एक दिन उसका विनाश का कारण होगा। जैसे भैया जीता जाता उदाहरण आप देख लीजिए रावण, क्योंकि इस धरती पे रावण से बड़ा शायद ही कोई पंडित रहा होगा, लेकिन क्या है वो उसका अहंकार ही उसको मतलब वो उसको पूरी तरह बर्बाद कर देता है, उसका विनाश कर देता है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे कि लेखक कहता है। ठीक है, देखिए बच्चों हम इसमें पूरा अच्छे से इसलिए बता दे रहे हैं, ये वाला जो भैया गद्यांश है 25 में नहीं आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, लेखक कहता है कि अधिक विद्वान होना, अधिक विद्वता या अधिक विद्वान जिसको कहते हैं, विद्वान होना भी क्या होता है, अधिक विद्वान होना भी बेकार है। अब इसका मतलब नहीं कि विद्वान ना हो, यहां पर इस गद्यांश के अनुसार, क्योंकि क्योंकि विद्वता विनाश का कारण है, यानी लिखेंगे क्योंकि विद्वता से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, जो उसके विनाश का कारण बनता है। ठीक है, बस इतना इस तरीके से लिखना है, या फिर आपको अपने शब्दों में बच्चों थोड़ा बना कर लिख देना है बबुआ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का अर्थ हो गया, समझ में आ गया भैया? तो एक एक लिखते चलना। तीसरा कह कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। कह रहा है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, ये आपको बताना है भैया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, यहां पे देखिए कह रहा है कि अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इनको देखने वाला उदास होता है। तो यहां पर भैया इसका मतलब है कि यहां पर यही लिखेंगे कि क्योंकि, तो यहां पर कह रहा है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, क्योंकि क्योंकि अशोक क्योंकि अशोक के पुराने चित्र
देखने वाला उदास होता है जबकि अशोक जबकि अशोक का फूल प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए क्या है भैया, उदास होना बेकार है। मतलब समझ में आ गया ना भैया, ऊपर साफ साफ लिख दिया था बबुआ। ठीक है, ये चीज तो इसका भी आंसर हो गया। अब भैया चौथे का कह रहा है कि गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब इस गद्यांश में, इसको नोट कर लेना, कर लीजिए भैया। देखिए हो गया, इस गद्यांश में प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है कि क्या भाव है। मतलब भाव का अर्थ यह है कि इससे आपको क्या सीख मिलता है। ठीक है, किस भाव का बोध होता है। देखिए इसमें यह चीज बताया गया है भैया कि भाई अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, यानी ज्यादा कोई व्यक्ति विद्वान अपने आप को समझता है, तो इसका मतलब है वो अहंकारी हो जाएगा और वो उसका अहंकार ही एक दिन उसको क्या है, ले डूबेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां यह है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भाई अगर ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान का भाई उस ज्ञान पर उसे अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर कम ज्ञान भी है तो उसे हताश नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भाई भाव में मतलब यहां पे कि व्यक्ति को अत्यधिक, जिसे कहते हैं ना कि अगर भाई बहुत ज्यादा सुख है तो ज्यादा मगन भी ना रहो, और बहुत दुख है तो ज्यादा परेशान भी ना रहो। क्योंकि सुख और दुख जिंदगी के भैया ये दो पहलू हैं, इनका आना जाना लगा रहेगा। तो यहां पर वही चीज है भैया। तो यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इसमें भाव में लिखेंगे कि इस गद्यांश गद्यांश का भाव यह है कि व्यक्ति को सुख में, या फिर ऐसे कहेंगे उत्थान, उत्थान का मतलब समझ रहे हैं ना, उत्थान में अधिक प्रसन्न, उत्थान, उत्थान का मतलब जो तरक्की की तरफ जा रहा हो, अधिक प्रसन्न तथा नीचे जाने पर अधिक हताश नहीं होना चाहिए। ध्यान देना भैया, ये बहुत ठीक है, इतना आसान भी नहीं, इसीलिए हमने ये वाला गद्यांश उठाया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भाई इस गद्यांश का भाव यह है कि व्यक्ति को उत्थान में अत्यधिक प्रसन्न और नीचे जाने पर हताश नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो व्यक्ति ऊपर की तरफ उठ रहा है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए। बोलता है ना कि भैया आप तरक्की के राह पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मगन भी मत होइए, क्योंकि कब किसका टाइम भी आ जाए कोई नहीं जानता। वही चीज है। और बहुत ज्यादा भाई है ना कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको बहुत हताश भी नहीं होना है। ठीक है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना है, वो चीज है। अगला है, कह रहा है कि गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। ये नोट हो गया ना। चलिए अब देखिए इसमें भाषा शैली क्या है। भाई साफ साफ इसमें एकदम सरल और सहज भाषा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, शैली इसमें जगह जगह आप व्याख्या करना पड़ रहा है पूरा। तो यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे भैया दो चीजें देखिए। एक कह रहा है कि गद्यांश की भाषा शैली क्या है, भाषा शैली क्या है। तो इसमें भाषा कौन सी है बबुआ, तो एकदम सरल और सहज भाषा है, खड़ी बोली। ठीक है, सरल सहज खड़ी बोली है इसमें। ठीक, और उसके बाद दूसरी चीज बात कर लें, इसमें शैली कौन सी है, व्याख्यात्मक शैली। जगह जगह व्याख्या करना पड़ रहा है तो भैया व्याख्यात्मक शैली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बबुआ आपको 10 नंबर पूरे गद्यांश के मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों पद्यांश पर।
पद्यांश पर हो गया ना। देखिए अब पद्यांश में देखिए क्या दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो ऐसा पद्यांश आपका देगा और ये भी बच्चों पूरा 10 नंबर का, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको उठाया है क्वेश्चन को। कह रहा है कि निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। देखिए इसमें कहा गया भैया ये है कहां से प्यारे बच्चों, ये है आपका कैकेयी का अनुताप। ठीक है, कहां से है, कैकेयी का अनुताप। इसमें होता क्या है कि जब प्रभु श्री राम का वनवास हो जाता है तो राम सीता जी और लक्ष्मण वन के लिए रवाना हो जाते हैं। तो भरत को जब बात ये पता चलती है तो वो अपने मां से कैकेयी से नाराज हो जाते हैं। तो सभागण पूरा जाते हैं उनको मनाने के लिए कि वापस आ जाइए। तो वहीं पर ये जंगल में का सभा का आयोजन हुआ है और वहीं का ये दृश्य है। कहा गया है कि निज जन्म में सुने जीव यह मेरा। ठीक, तो यानी वहां पे होता क्या है, जब वो अपने आप को, क्योंकि भरत खरी खोटी सुना देते हैं तो कैकेयी अपने आप को बहुत ज्यादा दोषी मानने लगती हैं। तो यहां तब कहती हैं कि निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि अब जन्म जन्मांतर, यानी अब जन्म जन्मांतर कि मुझे यही सुनने को मिलेगा, यानी मेरी आत्मा को अब यही सुनने को मिलेगा कि धिक्कार है उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यानी धिक्कार है उस महिला को जिसको स्वार्थ ने घेर लिया था, यानी जो स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आगे है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जब इतना वो कहती हैं तो प्रभु श्री राम और पूरे सभागण उनको थोड़ा उत्साहित करने का प्रयास करते हैं, यानी उनको उत्साहित करते हैं जो अपने आप को दोषी मानते हैं ताकि वो दोषी ना माने। तो वो कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वो मतलब वो मां, जो मां है 100 बार धन्य है। कहते 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी उस लाल की जो माता है, उस पुत्र की जो माता है वो 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, कि जिस जननी ने भरत जैसा भाई जन्म दिया है, यानी जिस माता ने भरत जैसे भाई को पैदा किया है। आगे है कि पागल श्री प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब प्रभु श्री राम बोलते हैं तो उनके साथ सभा भी चिल्लाने लगती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य है वो माँ, यानी एक लाल की वो माता 100 बार धन्य है, यानी जिसने भरत जैसा भाई दिया। ठीक है, जना है। तो समझ में आ गया ना भैया, कुछ इसमें अर्थ निकालने की मतलब इतना डिटेल नहीं जाना। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं डायरेक्टली। पहला देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया संदर्भ आपको हमने इसके पहले बता दिया ना बबुआ, लेकिन डोंट वरी, ये चैप्टर कौन सा है, तो कैकेयी का अनुताप। किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त। तो भैया लिख देना है। अब जैसे हमने इसके पहले वाले में किया सेम हूबहू यही चीज यहां लिखना है भैया। लेकिन लेकिन भाई क्या है, थोड़ा जहां गद्यांश था पद्यांश कर देना है। यानी लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, ये भाई काव्य से है, काव्य साहित्य में संकलित किस चैप्टर भैया, कैकेयी का अनुताप कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है। फिर आगे लिखेंगे इसके रचयिता कौन है भैया, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है,
मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो भैया इस तरीके से आपको लिखना है संदर्भ। अगर ध्यान देना, आपका गद्यांश वाला आता है तो प्रस्तुत गद्यांश लिख देंगे, बाकी पद्यांश वाला आता है तो प्रस्तुत पद्यांश कर देंगे, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं है भैया। वहां पे गद्य साहित्य लिखना है, यहाँ काव्य साहित्य लिख देना है अगर काव्य वाले में से है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है ये। हो गया। अब आगे आते हैं भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब भाई जो लाइन है उसकी व्याख्या कीजिए, जिसपे लाइन खिंचा है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो भैया अब इसका तो अर्थ सीधा सीधा समझ में आ रहा है, क्या ही बताएं। तो यहां पर हमने ये बताया ना, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में भाई कवि कहता है, ठीक है, कवि कहता है कि देखिए कह रहा है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि उस लाल की या उस पुत्र की माता धन्य है, यानी उस पुत्र की माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जना है, यानी भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। बस हो गया भैया अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो भैया क्या कह रहे हैं कि निज जन्म में तूने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो भैया वो क्या कहती हैं, तो धिक्कारते हुए यही तो कह रही हैं कि यहां पे यही तो बोल रही हैं कि अब जन्म जन्मांतर मेरे आत्मा को अर्थात मुझे यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है मुझे कि स्वार्थ ने घेर लिया है। तो यहां पर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, लिखा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, तो लिखेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि धिक्कार है उसे जो स्वार्थ में अंधी हो गई है। ठीक है, इसको अपने तरीके से लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए भैया, कैकेयी अपने आप को धिक्कारते हुए कहती हैं कि धिक्कार है उस स्त्री को कि जिसको स्वार्थ ने घेर रखा है। ठीक है, वही बात हुई। अगला है कि कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो भैया जब वो प्रायश्चित करती हैं बबुआ, तो प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो वो यही चीज तो कहती हैं। तो यहां पे क्या कहती हैं, तो यहां पे कहती हैं कि भैया कि उस यहां पे लिखेंगे कि श्री राम जी कहते हैं कि उस पुत्र की माता 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। प्रभु श्री राम यही तो कहते हैं, उसके बाद सभा भी उनके साथ चिल्लाने लगती है। अगला है कि प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्यों चिल्ला उठी। तो भाई सभा क्यों चिल्ला उठी, तो यहां पर भाई चिल्ला क्यों उठी, तो क्योंकि प्रभु श्री राम उनको उत्साहित करते हुए, देखिए यहां क्यों नहीं होना चाहिए, वैसे क्या चिल्ला उठी। ठीक है, इसमें भी वही होगा भैया। तो क्या प्रभु, क्योंकि यहां क्यों नहीं है, देखिए समझने का प्रयास करिए। यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई और 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो भैया पागलों की तरह प्रभु श्री राम के साथ सभा भी तो चिल्ला उठती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो यहां पर सभा भी चिल्ला उठती है
कि उस मां की मतलब उस पुत्र की मां 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो बड़ा ही आसान था भैया, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें। चलिए जल्दी से आगे अब देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, अब आ जाएंगे प्यारे बच्चों मुहावरे पर। भाई मुहावरे पर आ जाएंगे। मुहावरे में देखिए क्या, ये सब 2 नंबर का टॉपिक होगा। कितने नंबर का भैया? ये 2 नंबर का, 2 नंबर का टॉपिक होगा। कह रहा है कि भाई इसमें आपका देगा, ठीक, 3 से 4, कम से कम 4 देता है, 5 भी दे सकेगा। बोलेगा एक का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग करिए। पहला है मुंह फुलाना। ठीक है, 1 मिनट भैया, थोड़ा पानी पी लें, गला सूख रहा है। चलिए हो गया। देखिए मुंह फुलाने का मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा भैया? मुंह फुलाने का अर्थ क्या होगा? बोलेगा अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए। मुंह फुलाने का मतलब है रूठ जाना। ठीक है, रूठ जाना। अब भैया ये वाक्य प्रयोग में क्या लिखोगे? वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग में लिखा क्या जाता है भैया? आप देखिए, एक हम एग्जांपल के थ्रू लिख दे रहे हैं कि मैंने एक बच्ची का चॉकलेट ले लिया, उसने मुंह फुला लिया, है ना? कुछ भी लिख दीजिए कि रमेश ने एक बच्ची का चॉकलेट ले लिया जिससे उसने मुंह फुला लिया। मुंह फुला लिया, ठीक है, रूठ गई भैया वो। इस तरह से बबुआ आपको बना देना है। अब जैसे दूसरा क्या है, हाथ पीले करना। तो भैया कई बार आ चुका है ये वाला बबुआ। हाथ पीले करना का मतलब क्या होगा? विवाह करना, है ना? विवाह करना। अब वाक्य प्रयोग में आप बना सकते हो भैया, वाक्य प्रयोग में बना सकते हो कि जैसे अब जैसे बना सकते हो कि राधिका की उम्र हो गई है, इसलिए उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्या है भैया? लकीर का फकीर होना। इसका अर्थ क्या होगा? लकीर का फकीर होने का मतलब है पुरानी परंपराओं पर ही चलना। क्या होना भैया? पुरानी परंपराओं पर ही चलना, यानी पुरानी परंपराओं को ही क्या है? मान्यता देना। ठीक है, ठीक, जैसे वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि महेश बिना मतलब के ही क्या है, मतलब बिना मतलब के ही लकीर का फकीर बना हुआ है। यानी बिना मतलब के ही क्या है? पुरानी परंपराओं को अपना रहा है। तो पुरानी परंपराओं को अपनाना लिख सकते हैं या पुरानी परंपराओं पर चलना लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये होता है लकीर का फकीर होना। ठीक, बोलते नहीं कुछ लोग कि यार तुम तो एकदम लकीर के फकीर हो, यानी दुनिया कहां से कहां चली गई, आज भी उसी में जी रहे हो, तो वो चीज होता है। अगला देखते हैं भैया। अगला है लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ क्या होगा? लोहे के चने चबाने का मतलब है भैया कि अत्यधिक कठिन काम करना। अत्यधिक कठिन कठिन कार्य करना। अत्यधिक कठिन कार्य करना। ठीक है, लोहे के चने चबाना। जैसे वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं भैया, आज के समय में सरकारी नौकरी लगना लोहे के चने चबाने जितना ठीक है। यानी आज के समय में सरकारी नौकरी लगना लोहे के चने चबाने के बराबर है। ठीक, क्योंकि बहुत भाई आज के टाइम में सरकारी नौकरी इतनी आसान है नहीं। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। इसका अर्थ क्या होगा भैया? अंधे के हाथ बटेर लग जाने का मतलब
कि बिना मेहनत के ही कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। बिना मेहनत कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। ठीक है, सब एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं भैया, ये सब एकदम लाजवाब है। तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना, ठीक है, यानी बिना मेहनत कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। ठीक है, ये होता है अंधे के हाथ बटेर लग जाना। तो ये होता है भैया मुहावरा। आपको तो केवल एक ही करना होगा, तो आपके लिए एकदम आसान है, भले ही हमने सब बता दिया। चलिए भैया नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो होगा बबुआ, ये भी आपका भैया कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों? 5 नंबर का। बहुत आसान होता है, और आपको इतना जरूर बता दें, ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है। ठीक है, 100%। तो अपठित गद्यांश में देगा आपका एक ऐसा दे देगा भैया, और इसको पढ़ करके इसके प्रश्नों का उत्तर दे देना है। ठीक है, इसमें नीचे 3 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसा एक दिया है कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संबंधित शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान में है, उन सबका आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सबको आचरण के संगठनकारी धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। तो भैया ये क्या है? एक अपठित गद्यांश है। अब देखिए बच्चों, इससे कोई चैप्टर, मतलब इससे किताब से कुछ नहीं लेना देना, ये भैया किताब का होता ही नहीं है। ये आपको ऐसे दे देगा, इसको पढ़ो और बस प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रश्नों का उत्तर दिया है भैया। 3 प्रश्न है। कह रहा जीवन का परम उद्देश्य क्या है? जीवन का परम उद्देश्य क्या है? तो दिमाग लगाओ भाई, कुछ नहीं करना, पहली ही लाइन आप पढ़ लो कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। तो मतलब भैया क्या बोल रहा है कि आचरण का विकास, भाई इसका आंसर क्या होगा कि आचरण का विकास। ठीक है, यही तो हो गया, बट ऐसे शॉर्ट में थोड़ी ना लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, आप पूरा लिखेंगे कि आचरण का विकास ही जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है? देखिएगा आगे मिलेगा भैया। कह रहा है कि आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है, तो समझिए। देखिए यहां पे कह रहा है आचरण के विकास के लिए भाई क्या विचार आवश्यक हैं? तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का, यानी जो शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, इन सबका ही आचरण के विकास के साधनों में संबंध में विचार करना होगा। यानी यही कहने का मतलब क्या आवश्यक है? तो भैया शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो ये जीवन है, यही क्या है भैया? आवश्यक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आध्यात्मिक और ये संगठनकारी दोनों का अर्थ लिखिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये आध्यात्मिक और संगठनकारी का अर्थ क्या होता है। देखिए तो भैया ये जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक का मतलब जो आत्मा से संबंधित हो, आत्मा से संबंधित हो, आत्मा से संबंधित हो, उसे तो आध्यात्मिक, उसे तो बोलते हैं ना भैया, क्योंकि जो शारीरिक रूप से, यानी सारी फिजिकली बाहर से जिसका कोई संबंध ना हो, जिसका अंतर मन से संबंध हो, अंतर आत्मा से संबंध हो, वो होता है आध्यात्मिक। क्या होता है भैया? आध्यात्मिक। अब अगला है संगठन
कारी, संगठनकारी का मतलब, संगठन का मतलब ही होता है जो संगठन करे, जो एक दूसरों को जोड़े। तो अब यहां कारी शब्द लग गया है, संगठनकारी का मतलब कि जो भैया क्या होता है, जो यानी ऐसा व्यक्ति जो जो क्या है, लोगों को, जो लोगों को लेकर चलता है, चलता है। कहने का मतलब लोगों को एक साथ लेकर चलता है, ठीक है ना, एक समूह, एक संगठन बनाकर चले, वही क्या है भैया, संगठनकारी है, वही संगठनकारी है, ठीक है ना। समझ में आ गया बबुआ। तो इस तरीके से भैया आपका दिया रहेगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश दिया रहेगा, आपको बस पढ़ना है और ये जो प्रश्न होंगे भैया उसी में से ढूंढकर उत्तर लिख देना है। चलिए बबुआ आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पूरे इस व्याकरण वाले पोर्शन पर। ये भैया 2-2 नंबर देता चले जाएगा भैया, कितने नंबर, ऐसे 2-2 नंबर देता चला जाएगा। ये जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर है 2 नंबर का। कह रहा है कि जलद और जलधि, इनमें से भैया कौन सा सही हो जाएगा, जलद और जलधि में। विकल्प है भैया कमल और समुद्र, दूसरा है बादल और समुद्र, तीसरा है भैया सिंधु और आकाश, अगला है जलना और जो जला ना हो। तो ये देखिएगा इस वाले, ये जलद का मतलब होता है भैया, जलद का मतलब बादल होता है, और भैया इस जलधि का मतलब सागर होता है, सागर या समुद्र कह लें। तो ऐसा किसमें है, तो भैया बादल और सागर यही है, ठीक है, जो खा वाला विकल्प है यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो है वो कह रहा है कि वसन और व्यसन। भाई कई बार आपने देखा है, इसमें इसका सही जोड़ा कौन सा होगा। पहला है विशेष और व्याकुल, दूसरा है भैया वस्त्र और आदत, तीसरा है कवच और भोजन, चौथा है विस्तार और अवधि। देखिए पहला है वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, और व्यसन, व्यसन का मतलब लत, कि मुझे तो तेरी लत लग गई, आदत, ठीक है भैया। तो इस वाले वसन का मतलब कपड़ा और इस वाले व्यसन का मतलब आदत, तो भैया कपड़ा और आदत या फिर वस्त्र और आदत, विकल्प दूसरा यानी खा वाला सही हो जाएगा, ठीक है भैया। आई बात समझ में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला देखेंगे भैया अनेकार्थी। ये सब हमने बताया ना 2-2 नंबर देते चले जाएं, अनेक अर्थ सब 2-2 नंबर। इसमें बोलेगा किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, बहुत अच्छी बात है भैया, किसी एक के। हम तो आपको हमने बताया ना, हम जितनी बार सीरीज लाएंगे इसी तरह हम आपके सारे एग्जाम्पल करवा देंगे। और इतना जरूर भैया बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं बबुआ, और इस बात की गारंटी भी लेते हैं 100 में 100%, लिख के ले लो, छपेगा पेपर में, ठीक है ना। चाहे अब यहां पर ये नहीं बताएंगे कि एक में 2 में, सब में आएगा। इस अब इतनी भी गारंटी कौन लेगा भैया, सब की बात कर रहे हैं, हर एक पेपर में छपेगा, ठीक है ना। इतना ज्यादा करवा देंगे, कहां से आएगा। देखिए कह रहा है कि अनेकार्थी में बोलेगा किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। जैसे विहंग है, तो विहंग का क्या हो जाता है, विहंग का मतलब भैया होता है पक्षी, और एक विहंग का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। और एक जैसे पतंग भी होता है, ठीक। ये अगला है, अगला भैया कनक, तो कनक का मतलब सोना होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, सोना। और एक कनक का मतलब होता है भैया धतूरा, क्या होता है भैया, धतूरा, सोना और धतूरा हो जाएगा। अगला है कर, कर का मतलब होता है भैया, एक तो होता है हाथ, और एक कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। नेक्स्ट है काल, काल के मतलब क्या है, देखिए इसमें से भाई ज्यादातर, जैसे ये हो गया, इसके पहले करवा चुके हैं, ये तो दोहराया हुआ है। काल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है काल का मतलब समय, और दूसरा काल का मतलब क्या होता है भैया, और दूसरा तो होता है एक मृत्यु, और एक काल का मतलब यमराज, ठीक है। ये हो जाता है काल। अगला है भैया कुल, कुल का क्या होता है, अनेकार्थी,
कुल का मतलब होता है एक तो भैया वंश, ठीक है, एक कुल का मतलब होता है वंश, और एक कुल का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनेकार्थी। आई बात समझ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सबके सब इंपॉर्टेंट है भैया। ये जितने हम बता रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको मिस नहीं करना, इनको रिवीजन करते चलना है। नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब ये भी भैया 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का बबुआ? 2 नंबर का। देखिए कह रहा है कि प्रिय बोलने वाली, यानी प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? पहला है प्रिया, हे प्रिया। दूसरा है प्रियासा। तीसरा है प्रियमवदा। चौथा है भैया प्रीति। तो क्या होगा? प्रिया होगा, ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, यही होगा ना? अरे नहीं भैया, कौन सा होगा बबुआ? प्रियमवदा। क्या कहते हैं? तो जो प्रिय बोलती है उसे बोलते हैं प्रियमवदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला देखते हैं भैया। अगला देखते हैं, देखिए अगला है अपनी हत्या करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की ही हत्या कर दे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक, परघाती, मित्रघाती, सर्वघाती, आत्मघाती। तो भाई दूसरों की हत्या करने वाला परघाती होता है, मित्र की हत्या मित्रघाती, जो सबकी यहाँ पे हत्या की संबंध हो सर्वघाती, और जो आत्म यानी खुद की हत्या करता हो आत्मघाती। ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला है वाक्यों को का शुद्धिकरण। ठीक है, ये भी वाक्य का क्या है, 2 नंबर दिया जाएगा, शुद्धिकरण वाला है। इसमें भी बोलेगा 2 को शुद्ध करिए, आपका 4 से 5 दिया रहेगा, 2 को शुद्ध करना होगा। ठीक है, आसान होता है बड़ा ही। कह रहा है शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। तो भैया इसका सही क्या हो जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा? तो भैया सही करना होगा कि शिवानी एक, क्या भैया यहां पे गलती कहां है? यही गलती है। तो भैया विद्वान नहीं चलता है, स्त्रीलिंग में विदुषी होगा, विदुषी लेखिका थी। अगला सीता घर जाता है, तो भैया यही गलती है, समझ रहे हैं, है ना बबुआ? क्या हो जाएगा? सीता घर जाती है। अगला है पुस्तक मेज में रखी है, तो भैया मेज में नहीं, मेज पर रखी है। तो क्या हो जाएगा? पुस्तक मेज पर रखी है, रखी है। अगला क्या है? गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए। ठीक है, तो भैया ये तो सही है, ये एकदम सही है। ठीक है, यहां पर अगर अनेकों होता, अनेकों होता तब गलत होता है, मतलब यहां पे गलती से ही सही छप गया है ना? होता है कि भाई गलती से गलत छप जाता है, लेकिन यहाँ गलती से सही छप गया है। ठीक है, यहाँ अनेकों होता है, देगा अनेकों, ऐसे देगा कि वहां मंच पर अनेकों नेता ने भाषण दिए। ठीक है, तो यहाँ अनेक अपने आप में मतलब खुद बहुवचन होता है, इसलिए ये खुद अपने आप में सही है। ठीक है, अनेक सही रूप होता है, ये खुद बहुवचन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे भैया, अब आ जाएंगे प्यारे बच्चों रस में। रस में आ जाएंगे भैया, और रस में हमने बताया ना, रस वाला एकदम फिक्स टॉपिक होता है, चाहे आप जितना भी परेशान हो जाएं। ठीक है ना, आपको बोलना है कि आप इसमें चाहे जितना सोच रहे हैं ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, कुछ भी नहीं, एकदम श्योर कर लो भैया कि वैसे भी ये 100% वाला टॉपिक है, और बार बार नहीं उलझना, हम ये आपसे बार बार कहते हैं।
2 से 3 रस हैं, खास तौर पे एक श्रृंगार रस है आपका, एक वीर रस है, ठीक, करुण रस है, ठीक है, देख लीजिए, नहीं तो हास्य, बस इसके अलावा नहीं देखना, बस 3 देख लीजिए। प्रमुख रूप से श्रृंगार को मत छोड़िए, और उसके बाद वीर रस को मत छोड़िए, और करुण में रस को मत छोड़िए, ठीक है। ऑप्शन के तौर पे करुण या हास्य देख लीजिए, नहीं 3 को मत छोड़िए, फिर उसके बाद कुछ नहीं देखना। अब देखिए भैया, जैसे वीर रस है, तो भाई परिभाषा क्या होगी कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, मतलब मिलन, तब उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि देखिए रस के 4 ही अंग होते हैं प्रमुख, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक होता है अस्थाई भाव, और जब इन सभी का मिलान होता है तभी जाकर के भैया रस बनता है। तो अब यहां पर वही चीज है, ठीक है, उत्साह नामक, अब जैसे कोई भी रस होगा सबकी परिभाषा सेम रहेगा, बस अंतर होता है तो अस्थाई भाव, क्योंकि सबके अस्थाई भाव अलग अलग होते हैं। जैसे हास्य रस का हास अस्थाई भाव होता है, वीर रस का यहाँ पे उत्साह है, ठीक है। इसी तरह करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, तो वो चीज क्या कहते हैं, उसमें शोक होता है, ठीक है। इसी तरह आपका जो श्रृंगार होता है उसका रति होता है। तो सबका स्थायी भाव अलग अलग होता है, वही याद करना है, बाकी परिभाषा सबके लिए समान है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे यहां पर है कि जो तनिक हवा से बाग हिले, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब उनका जो घोड़ा था चेतक, वो बहुत तेज तर्राक था, है ना, उसी के बारे में है। तो यहां पर एक हो गया, ठीक है, यहाँ 2 दिया गया है, एक ये है भैया, एक ये, दोनों अलग अलग, मतलब एक ही मत समझ लेना, 2 अलग अलग है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया। तो दूसरा जैसे है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एक ये हो गया वीर रस का भैया। या फिर हमने बताया कि जैसे जीती जाती, सुनिएगा, लिख लीजिएगा आप, कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, और निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो आपके सामने बहुत एग्जाम्पल, नहीं तो भैया हमने एक फिल्मी गाना बताया था ना, कि भैया ये है ना, कि उसमें हमने बताया था कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, वो ऐसे है ना, कि शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो इस तरह से हमें, मतलब जहां देशभक्ति की भावना हो, थोड़ा जोश जुनून वाली बात आए, तो वहां वीर रस होता है डेफिनेटली, ठीक है। आई इस बात समझ में भैया, तो ये चीज याद रखना बच्चों, ठीक है, ये चीजें याद रखना। और यहाँ पे हमने बताया ना 2 एग्जाम्पल हैं, तो 2 नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अगला देखिए हास्य रस। देखिए हमने बताया ना भाई, परिभाषा सेम रहेगा, बस अंतर होता है तो अस्थाई भाव का। तो जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो हास नामक अस्थाई भाव से, पूरा लिखा भी नहीं है, अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। होती है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए इसमें क्या होगा भैया, देखिए विभाव का बार बार हमने बताया, विभाव मतलब कारण, और अनुभाव यानी अनुचेष्टाएं, अनुभूति जो हम प्रदान, मतलब जो अनुभव करते हैं। संचारी भाव, ये उससे जो अनुचेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है यहाँ पे। जैसे भाई उदाहरण है कि देखिए हास्य रस की उत्पत्ति होती है, जो लाइन इसमें लिखना था इसमें लिख दिया है, ये जो हाँ लिखना उसमें था। उदाहरण यहां से है भैया, उदाहरण ये से यहां से है नीचे से, कि हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी खाल, और तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। मतलब यहाँ पे अगर आप कल्पना करिए ना, पूरा अजीब ढंग वाला, इसमें वेशभूषा एकदम अजीब, जैसे नौटंकी होती है तो भाई जोकर का कपड़ा ही सबसे अलग होता है, या कोई कॉमेडी मूवी होती है उसका हुलिया ही एक अलग,
साउथ में देखिए किसी के सर पे अंटीना लगा देंगे, कोई एकदम बच्चों वाला चश्मा लगा लेगा रंग बिरंगा, कोई चड्ढा पहना हुआ रहेगा, तो कोई किसी का है ना हेयर स्टाइल अलग रहेगा, किसी का लुक कपड़े का अलग रहेगा, किसी का लैंग्वेज, तो भैया उनके आप रंग रूप को ही देखकर हंस दोगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साउथ वाले हैं, ज्यादा नाम याद तो नहीं है। इसी तरह हिंदी मूवी में तो भाई गिने चुने हैं, कादर खान है, जॉनी लीवर है, ठीक है, परेश रावल है। इसी तरह से तो भैया इनका वेशभूषा मतलब इनका बोलने का स्टाइल, ये बाबू राव का स्टाइल है ना, तो समझ रहे हैं। तो उनमें थोड़ा क्या होता है, हंसी आ जाती है देख करके ही। तो यहां पर एक जैसे दिया, हाथी जैसी देह, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाए हाथी जैसी शरीर है, और गैंडे जैसी खाल, यानी गैंडे की तरह उसकी खाल है, चमड़ी, और खरबूज मतलब तरबूजे से खोपड़ी, तरबूज की तरह खोपड़ी है, खरबूजे से गाल, और फूले फूले खरबूजे जैसे गाल हैं। तो ये हो गया। तो भैया एक एग्जाम्पल यहां, दूसरा बच्चा यहां पर है भैया कि सिर पर गंगा हंसे, सिर पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो भैया यहां पर क्या है, ये शिव जी के बारात का वर्णन है वहां पर, कि जब शिव जी बारात लेकर निकलते हैं एकदम अघोरियों के साथ में। अब उसमें क्या होते हैं ना कि जो कनखजूरा यानी जोगर बिच्छू इधर उधर कंकाल वगैरह जो यानी जितने भूत प्रेत होते हैं सब निकल लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि उनकी जो वेशभूषा होती है, सिर पर गंगा हंसे, यानी उन सिर पर गंगा जी विराजमान होती हैं, और भुजन में भुजंगा से, ठीक, और उनकी जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं में सर्प लिपटा होता है, और हास ही को धंगा भयो, यानी उनका वेशभूषा देख करके सब लोग इतने ठहाका मारकर हंस रहे थे, यानी वहां का माहौल ही अलग था एकदम से, यानी एकदम समझ लो दंगा हो गया था। और नंगा के विवाह में, यानी जो शिव जी होते हैं वो उनके शरीर पर कहीं कहीं थोड़ा कपड़ा होता है, बाकी उनका क्या है शरीर खुला होता है। तो वही चीज दिया है कि नंगा के विवाह में। तो उस जगह की क्या है भैया, ये बात है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, एक मिनट भाई, ये हमने उसी में लपेट दिया ना, ये उसी में है। ठीक, यहाँ देखिए, ये इसी का है, परिभाषा का ही है। अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बाकी भैया एग्जाम्पल बच्चों यहां से हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स बबुआ यहां से हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आई बात समझ में ना? चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए भैया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रस हो गया, अब छंद देखेंगे। छंद में भैया अब देखिए सब अथवा अथवा करके आएंगे, वैसे भी ये फिक्स है, ये भी दो दो नंबर का ही होता है जी। आपका रस आएगा 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, अलंकार भी 2 नंबर का। तो देखिए छंद में भी 2 नंबर का, और अगर वैसे देखना है तो एकदम टारगेट बना लो। एक तो भैया आपका क्या कहते हैं, सोरठा या दोहा में कोई एक आएगा, ठीक है, नहीं तो चौपाई तो 100 में 100% आप तैयार कर लो। क्या चीज भैया, चौपाई। ठीक है, चौपाई में हमने बताया ना 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। क्या चीज, चौपाई। ये 100% है कि आएगा ही आएगा। अथवा में या तो आपका छंद आ सकता है, सॉरी, या तो आपका आ सकता है भैया दोहा या सोरठा। देखिए चलिए क्या होता है, देखिए भैया चौपाई क्या है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं यानी 16 मात्राएं होती हैं, और इनके अंतिम 2 वर्ण क्या है, गुरु लघु नहीं होने चाहिए। और इनमें क्या होता है, इनके जो बात कर लें, जो यति होती है वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, यानी जहां पे विराम होता है वो क्या है, उनका उच्चारण मिलता जुलता है। ठीक, जैसे में आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, क्योंकि सबसे प्रमुख भैया क्या होता है, उदाहरण बोलेगा, उदाहरण के साथ और पूरा मात्रा के साथ बताना है। जैसे यहां पे भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
तो भैया याद कर लीजिए। अब देखिएगा, अब इसमें धर्म लेकर मत चलिएगा भैया, हम बार बार ये चीज बोलते हैं बच्चों जब भी हम बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, लेकिन इसलिए बताया गया भैया कि ये आसान है और ये अक्सर बच्चों को याद रहता है, नहीं तो बहुत है। आपको भी हम एक बताएंगे। पहले देखिए इसमें मात्रा गिन लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पे 1 2 3 4, 4 चरण है। मात्रा देख लीजिए, क्या 16 16 मात्रा रियल में है। जैसे यहां पे एक है तो भैया ये एक एक गिना जाएगा, ये लघु होता है जो छोटे में रहेगा। यानी छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई, यानी छोटा आ है। उसके बाद जैसे छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो ये सब लघु में आते हैं। तो ये क्या है, लघु लघु, ठीक है, लघु में, ये लघु में। उसके बाद ये लघु, ये लघु, ये गुरु है या दीर्घ है, ये लघु, ये गुरु है, ये लघु, और ये भी लघु, ये लघु, और ये गुरु, ये लघु, ये लघु। अब गिन लीजिए भैया कि जैसे 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, मात्रा कितनी हो गई भैया, तो यहां पे 16 मात्रा, 16 मात्राएं हो गई इसमें। इसी तरह से बच्चों आप इसमें गिन लीजिए भैया, एक एक यहाँ पे लघु है, यहाँ एक है, ये दो है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक दो है, ये एक है, ठीक है, ये एक, ये दो, एक एक। तो गिन लीजिए 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो प्यारे बच्चों इसमें भी 16 मात्राएं, 16 मात्राएं, ठीक है। अब इसी तरह से अब आप जब गिनोगे, आप इसमें भी गिन लीजिएगा, ठीक है भैया, सब में गिनना पड़ेगा। आप इसमें भी गिन लीजिएगा, इसमें सब में प्यारे बच्चों आपको 16 16 मात्राएं आएंगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज गलत है भी, आप हम भी ध्यान नहीं देते, ये अंजनी नहीं होता, अंजनी नहीं होता है, अंजनी पुत्र कौन, नहीं तो इसमें 15 ही मात्रा पाते हैं आप, ठीक है। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 14, हाँ तो इसमें वही चीज होता, ठीक है। तो अब जाकर के भैया इसमें सब में 16 16 मात्राएं, तो आपको याद रखना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या ऐसे मात्रा दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मात्रा के साथ आपको बोलेगा कि भाई लक्षण सहित यानी उसका उदाहरण सहित पूरा बताना है, तो ऐसे आपको मात्रा के साथ दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया दोहा। भाई दोहा में क्या है, दोहा क्या होता है, देखिए दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन ये एक अर्ध सम्मात्रिक है, सममात्रिक नहीं, अर्ध सम्मात्रिक। पहले और तीसरे चरण में इसमें 13 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 11 11। जैसे गिनिए, ये भैया पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, इस तरह से 4 चरण होता है। तो पहले में याद रखना, बोल रहा है कि पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे इसमें और इसमें 13 13 होंगी, तो गिन लेते हैं भैया। और दूसरे और चौथे में 11 11, तो गिन लेते हैं। इसमें गुरु गुरु है, इसमें गुरु, लघु लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये क्या है, लघु है, ये गुरु। देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, भैया इसमें 13 मात्रा होगा। इसमें भी क्या है, गुरु है, लघु लघु, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु, सॉरी ये गुरु है, और ये लघु, ये गुरु। तो इसमें भी गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो भैया इसमें इन दोनों में 13 13 मात्राएं हो गई, ठीक है। स्त्री इसी तरह से अब इसमें गिनेंगे, तो इसमें 13 इसमें 13, तो वही चीज कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी, और जबकि ये दूसरा है और ये चौथा चरण है, तो दूसरे और चौथे में 11 11। तो इसमें भी आप अपने से बना लेना मात्रा, ठीक है। इसमें कितना होना चाहिए, 11 11 होगा, ठीक है। और ये चीज आपको दर्शाना पड़ेगा बच्चों पेपर में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख दो बस, ठीक है। ठीक, जैसे आप इसमें देख लीजिए, इसमें 2 वैसे दिख रहा है, 2 2 4 2 6 6 1 7 1 8 हो गया, 8 2 10 1 11।
इसी तरह इसमें भी देखेंगे 11, तो इसमें 11 11 आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भैया अलंकार। अलंकार भैया ये भी 2 नंबर का आएगा बच्चों। अलंकार में देखिए, अलंकार में तो वैसे बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपका जैसे उपमा हो गया, यमक हो गया, उत्प्रेक्षा, प्रमुख रूप से जैसे उपमा अलंकार हो गया, यमक हो गया और श्लेष, ये 3 आप याद रखिए, बाकी आप कॉमन में चाहे जो, और वैसे भी रटने की जरूरी थोड़ी है, इसमें रटना है नहीं। अब देखिए उपमा का मतलब ही होता है तुलना। अब तुलना का मतलब ये होता है कि भाई सीधी सी बात, कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता के आधार पर करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है, बस सीधी बात। लिखेंगे जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे यहां पर दिया है ना भैया, कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। अब आप कहेंगे सर आप गाने में जा रहे हैं, बिल्कुल बब्बू, यहां पे ध्यान देना बबुआ कि ये क्या है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, कोई नहीं गलत काट सकता, क्योंकि भाई इसमें कहीं गलत है ना, कि फूलों सा चेहरा तेरा, यानी फूलों की तरह चेहरा है और कलियों से, ठीक है, कलियों से मुस्कान है, कलियों की तरह मुस्कान है। या फिर आप लिखेंगे ना कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा, ऐसे है ना एक गाना, ये मेरी मतलब एक चांद ये सितारा वो सितारा, ऐसा है ना, तो वही चीज कि चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, वो वाला गाना। तो यहां पर वही चीज, भाई गाना लिख दीजिए कोई बात नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है, गाने तो हमेशा होठों पे ही रहते हैं। ठीक, अगला है ना कि ये कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। तो भैया देख रहे हैं ना कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, कि सोने जैसे गुण है मेरे यार में, यानी सोने जैसे, जिस तरह से सोने के अंदर गुण होता है वही गुण मेरे यार में है, ठीक है, मेरे प्रियतम के अंदर है। अगला जैसे सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, कि भैया सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो हर जगह पर देखिए सुंदरता की तुलना या फिर भाई जो भी गुण है, जो भी दोष है, उसको क्या है भैया बराबर बताया गया है, किसी को कम ज्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है, समानता की गई है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला श्लेष अलंकार। श्लेष, अब देखिए अगर अलंकार को आप अर्थ से समझेंगे तभी, जैसे उपमा में हमने बताया रूप, मतलब उपमा का मतलब तुलना, और श्लेष का मतलब भैया गोंद होता है, चिपकाना। श्लेष का मतलब चिपकाना, तो यहां अर्थ चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि जब मतलब जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी एकदम अर्थ चिपका हुआ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। वहां क्या होता है भैया, श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोन। तो भैया यहां पर क्या है कि रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को क्या है, देखिए रहीमन पानी राखिए, यानी पानी को रहीम दास जी कहते हैं पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पानी चला गया दोबारा नहीं आएगा। यहां पे मोती मानुष चून की बात कर रहा है, यहां पर पानी के संदर्भ में बात किया जा रहा है, समझने का प्रयास कीजिए, पानी के संदर्भ में बात किया जा रहा है। भाई यहां पर एक बोल रहा है कि मनुष्य के बारे में, ठीक है, पहला कि मनुष्य का पानी, मनुष्य का पानी, ठीक है, यानी पहला, 1 मिनट, पहला बोल रहा है मोती मानुष चिन्ह, पहला है कि मोती का पानी, मोती का पानी। दूसरा मनुष्य का पानी, मनुष्य का पानी। तीसरा है चूने का पानी, चूने का पानी।
तो मतलब यहां पर ये कह रहा है कि पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पानी चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। किसका पानी? तो भैया मोती, मनुष्य और चूने का। क्योंकि अगर मोती का पानी का मतलब एक बार अगर मोती की जो चमक है चली गई तो वो दोबारा नहीं आती है। ठीक है, तो यहां मोती का पानी का मतलब भैया चमक की बात कर रहा है, मोती का चमक। ठीक है, और यहां पर भी देखिए अगला बोल रहा है कि मनुष्य का पानी, तो मनुष्य के पानी का मतलब मनुष्य की इज्जत की बात कर रहा है। ठीक है, इज्जत, आबरू, लाज। बोलते हैं ना कुछ लोग, भाई गाली गलौज होता है, आए गे तो हम पानी तोहार हम उतार ले, है ना, बोलते हैं गांव देहात में लड़ाई झगड़ा होती है तो पानी उतार ले। ठीक है, औरतें ऐसा बोलती हैं कि आवेग ना पड़ा है नहीं तो हम तोहार पानी उतार ले। तो वही चीज, मनुष्य का पानी का मतलब इज्जत। अगर एक बार मनुष्य का मान सम्मान, आबरू, उसकी इज्जत चली जाए भैया तो हमेशा कलंकित हो जाता है। दूसरा, चूने का पानी। चूने का पानी मतलब, चूने का पानी से अर्थ ये होता है भाई, चूने का रंगत की बात कर रहा है, रंग। ठीक है, क्योंकि अगर चूने का की रंगत भी अगर एक बार चली गई, जो भैया पेंटिंग वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो चूने का रंग अगर एक बार चला गया तो वो एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा, वो रंग लाएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि जब अच्छा चूना होता है, जब तक देखिए पानी में डालो तुरंत ही बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा, और उसी से पुताई होती है घर की। लेकिन अगर वो खराब हो जाए एक बार तो उसकी रंगत चली जाती है, चाहे पूरा का पूरा कितना अच्छा पाउडर बना के पानी में डाल दो, वो उसका रंग आएगा ही नहीं। तो ये चीज है। ठीक है, तो यहां पानी शब्द एक बार इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसके अर्थ तीन हैं। ठीक, अगला है कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। तो भैया यहां पर लाल की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि लाल, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहां है। और यहां पे लाल के दो अर्थ हैं भाई, यहां पे लाल के दो अर्थ हैं। एक लाल का मतलब होता है पुत्र, और एक लाल का मतलब होता है रत्न। ठीक है, जो खास तौर पे आभूषण में यूज होते हैं। ठीक है, रत्न। तो यहां पे लाल के दो अर्थ हो गए। ठीक, एक तो पुत्र, लाल का मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है, और दूसरा लाल का मतलब रत्न होता है। ठीक है, समझ में आ गया भैया? श्लेष अलंकार में कुछ समझ में आया? बस यही चीज ध्यान देना कि जहां पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके भैया अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। नोट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। आसान होता है भैया। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। और जैसा आज टॉपिक है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो भैया आपको मान लेते हैं खाता खुलवाना है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और आता है रेगुलर, ये पूछा गया है भैया। क्योंकि प्रार्थना पत्र में आपके 2 से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक सफाई को लेकर, एक लिपिक पद हेतु, और एक होता है भैया क्या कहते हैं, जैसे बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु। इनके अलावा भी एक दो हैं जो बीच बीच में आते हैं, जैसे नया खाता खुलवाना है, या कभी कभार जैसे भाई प्रधानाचार्य को क्या होता है, लेखन सामग्री या खेल कूद की के सामग्री की व्यवस्था के लिए, तो ऐसे भी आ जाता है। तो भाई ये कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है। शुरुआत कैसे करेंगे? लिखेंगे बबुआ। देखिए जैसे नॉर्मल आप लिखते हो पत्र, जिस तरह से आपने स्कूल में लिखा है वैसे ही होता है, कुछ नया नहीं लिखना बबुआ। लिखेंगे सेवा में, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज या पंजाब नेशनल बैंक, आप चाहे जहां लिख दीजिए, या भी भाई क्या लिख देंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे जहां एड्रेस आप चाहे जहां का लिख दीजिए, इधर उधर कोई दिक्कत ना। फिर विषय लिखेंगे कि आपका विषय क्या है, तो यहाँ विषय लिखेंगे भौतिक विज्ञान है कि रसायन विज्ञान है कि यहाँ गणित है, क्या विषय है। अरे नहीं भाई ये नहीं लिखना, यहाँ पर विषय में लिखेंगे कि किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ बैंक में खाता खोलने के संबंध में। अब उसके नीचे लिखेंगे महोदय जी, महोदय जी लिखेंगे, और इसके जस्ट नीचे ऐसे नहीं लिख देना, यानी इसके नीचे आपको खाली छोड़ना है।
ठीक है, इसके साइड से लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी का खागा प्रयागराज का निवासी हूं। मैं क्या हूं? प्रयागराज का निवासी हूं। भैया आप जहां एड्रेस लिखेंगे वहां का लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं जिससे मैं छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं, क्योंकि किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण मैं अभी तक यह लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। ठीक है, मतलब किसी भी बैंक में मेरा खाता नहीं है जिसके कारण मुझे छात्रवृत्ति बोले तो ये जो स्कॉलरशिप मिलता है मुझे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, आगे थोड़ा और है, फिर क्या लिखना होता है बता दे। इतना हो गया। अब इसके बाद भैया इसके नीचे लिखेंगे आप, ठीक। देखिए ये पूरा एक पेज में नहीं आया इसलिए हमने इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे कि मैंने खाता खुलवाने हेतु सभी जरूरी कागजात आज जैसा कि आधार कार्ड एवं पैन कार्ड ये बताना पड़ेगा आपको कि आवेदन पत्र में संलग्न कर दिया है, इसका मतलब मेंशन कर दिया है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा नया खाता खोलने की महान कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। भैया दिनांक में आपको यहाँ डेट मेंशन कर देना है बबुआ, और उसके बाद प्रार्थी यहाँ पे आप का खागा वगैरह लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक संपूर्ण प्रार्थना पत्र हो जाएगा। ठीक है भैया, आई बात समझ में। तो इस तरीके से छात्रवृत्ति वैसे भी किसी ना किसी सेट में आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, चलिए ये हो गया भैया। अब आ जाते हैं कि आपका जो निबंध लेखन, देखिए निबंध तो हम नहीं बताएंगे पूरा, निबंध लेखन हम बार बार बताते चले आए हैं। इसमें आपको एक अलग तरीके से हमने बताया ना कि वीडियो में समझाएंगे। यहां पर देखिए निबंध कोई भी हो समझने का प्रयास करिए। टॉपिक आएगा कितने नंबर का, 9 नंबर का। निबंध कोई भी हो बच्चों, आपका सबका फॉर्मेट एक जैसा होगा। क्या होगा, सबका फॉर्मेट एक जैसा, और चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखना है, मतलब कुछ ऐसी जरूरी चीजें वही चीज लिखना है। जैसे कि हम एक टॉपिक उठा लिए, मान लेते हैं कि आपका जो टॉपिक है एग्जाम में आ गया कि भ्रष्टाचार, और आता है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है नहीं कि बस इधर उधर ऐसे ही लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जब लिखना शुरू करोगे तो आप सबसे पहले वाले पेज में ऐसे लिखोगे, बोलेगा कि भाई अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आएगा कितने नंबर का, 9 नंबर का। 9 नंबर बहुत होते हैं, एक नहीं भैया, पूरा एक कम नहीं तो पूरा 10। तो आपको लिख देना है जिस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया रूपरेखा हेडिंग लिखते हैं। क्या चीज, रूपरेखा लिखते हैं। यानी रूपरेखा मतलब ये होता है कि आप इस निबंध के अंदर कौन कौन सी हेडिंग दर्शाएंगे, यानी किस किस हेडिंग के बारे में बात करेंगे, तो वो एक बार पूरा आपको लिख देना है। यानी पूरे निबंध में जो जो हेडिंग आप प्रयोग करेंगे वो पूरा शुरू में लिख देना है। ये रूपरेखा में लिखना होता है। तो जैसे हम इस पूरे निबंध में, यानी भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, ये हमारा निबंध है। तो भैया हम इसमें प्रस्तावना लिखने वाले हैं जो कि सभी निबंध में इस्तेमाल होगा। फिर लिखेंगे भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है, फिर लिखेंगे भ्रष्टाचार का कारण क्या है, फिर लिखेंगे भैया भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय क्या है, फिर लास्ट में उपसंहार। तो ये आपको इतनी हेडिंग मेंशन करनी होती है, निबंध कोई भी हो। और आपको बता दें बच्चों, इससे संबंधित आपके 2 से 3 निबंध हैं, आप उनको भी सेम इसी तरह से, जैसा भ्रष्टाचार है उसी तरह से आपके और भी हैं। जैसा बता दिया भैया, आतंकवाद हो गया, आतंकवाद जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जाने हैं, फिक्स हैं। ठीक है, इसमें भी वही पूछेगा समस्या और समाधान, यानी कारण और निवारण। दूसरा पूछेगा बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जैसे पूछेगा, और जैसे यहां पे एक तो भाई यहां पे जैसे मैंने बता दिया कि आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और उसके बाद ऐसे और आता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले में, या मान लेते हैं पहले इसको समझ लीजिए। यानी आतंकवाद जैसे आ गया तो इसका भी सेम इसी तरह रूपरेखा आपको लिखना है, क्योंकि पहली बात तो इन तीनों में आपका एक तो फंस ही जाएगा। तो रूपरेखा लिखेंगे तो इसमें भी वही लिखेंगे कि भैया
इसमें क्या है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद का कारण क्या है, भाई प्रस्तावना तो रहेगा ही हेडिंग। आतंकवाद को दूर करने के उपाय की उपसंहार। इसी तरह जब बेरोजगारी को मेंशन करेंगे तो प्रस्तावना लिखेंगे, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और उपसंहार। तो ये 3 से 4 आपके, और एक है याद नहीं आ रहा है, ये फिक्स है, एक जैसे लिखना होता है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना कि भाई रूपरेखा में क्या लिखना होता है। बाकी लिखना कैसे है, अब देखिए इसी तरह से प्रस्तावना के अंदर आप मेन मेन पॉइंट कुछ लिख देंगे। जैसे भ्रष्टाचार किसी समय या स्थान से संबंधित नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ें आज समाज में गहराई तक फैली हुई हैं। भ्रष्टाचार के लिए 2 बातें होना आवश्यक है। पहली यह कि कोई कर्मचारी और गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो, तथा दूसरी यह कि वह किसी विशेष पद पर आसीन हो। मतलब भाई भ्रष्टाचार तभी होगा जब कोई सरकारी कर्मचारी क्या है भाई, रिश्वत लेता है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, वही चीज है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है, भ्रष्टाचार का अर्थ यह है कि देखिए, भ्रष्ट आचरण अर्थात स्तर से गिरा हुआ आचरण। भ्रष्टाचार कोई भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाला व्यवहार है जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे की कीमत पर खुद को लाभ पहुंचाने के लिए क्या है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तथा प्रत्येक देश, जाति, धर्म अथवा समाज के कुछ पूर्व निश्चित सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आदर्श व मूल्य होते हैं, इन्हें तोड़ना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। और भ्रष्टाचार के उदाहरण जैसे रिश्वत, मुनाफाखोरी, मिलावट करना, काला धन, ये सभी भ्रष्टाचार है। ठीक, जरूरी नहीं कि हाँ कोई सरकारी कर्मचारी ही होता है। ज्यादातर हर वो आदमी जो अपना लाभ सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है, गरीब इंसान को परेशान करता है, ठीक है ना, तो ऐसे इंसान को भैया जो उसके योग्य नहीं है वो चीज देने के लिए, ठीक, क्योंकि हर जगह रिश्वत चल रहा है, तो वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। अब भ्रष्टाचार के कारण में लिखेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो जैसे चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना, ठीक है, ये कारण है। यहाँ पे दोष युक्त होना, यानी चुनाव जब हो रहा है, भैया आज के टाइम में क्या चल रहा है, चुनाव में कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है शिक्षा का गिरता स्तर, क्योंकि शिक्षा का स्तर जिन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगला है चलचित्र, भैया ये दूरदर्शन वगैरह, जो चलचित्र और दूरदर्शन, ये इंटरनेट यानी सोशल मीडिया, आजकल की यूथ पूरी तरह सोशल मीडिया का शिकार हो गए हैं, मानसिक रूप से भी, और साथ ही साथ भैया पूरी तरह से वो क्या है, मेंटली तो डिस्टर्ब हैं ही, लेकिन फिजिकली भी डिस्टर्ब चल रहे हैं। अगला है कि भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, फिर उच्च जीवन स्तर की लालसा। कुछ लोग होते हैं कि भाई एक सोचते हैं ना कि उनकी सोच बहुत अधिक होती है, भले कमाई उनकी क्या है महीने की 10,000 हो, लेकिन वो 50,000 का फोन चलाने के बारे में सोचते हैं और लेकर के घूमते हैं, तो ये चीज है। अगला राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, तो ये भ्रष्टाचार के कारण, और उसके बाद दूर करने के उपाय में आप लिखेंगे। मतलब देखिए भैया, ये चीजें आपको अपने से सोचनी है, कोई बताएगा नहीं भैया, क्योंकि निबंध में बबुआ तो वैसे तो 30 से 40 निबंध है, आप कितने याद करोगे। अब ऐसा अगर कोई बोल दे 100% यही आएगा तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको खुद के दिमाग से भैया सोचना है कि हमें लिखना कैसे है। जैसे आ गया कि भाई भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं, अगर आप हेडिंग समझ गए तब तो लिख दोगे। जैसा है कि उच्च शिक्षा का प्रचार, देखिए भाई भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है, जितना ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा उतना ही भ्रष्टाचार से निजात पाया जा सकता है, बस ऐसे लिख दो। अगला है समाज कल्याण संस्थानों की स्थापना, तो आप लिखेंगे कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या रोकने के लिए समाज कल्याण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, जहां पर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बस हो गया। अगला है राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है, तो यहां पे मतलब इसको आप लिखें या ना लिखें, ऐसी बहुत सारी हेडिंग है तो छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 8 से 10 लाइन लिखें। अगला है जैसे पुलिस विभाग में सुधार, देखिए पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, अतः उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनका कार्य जनता की भलाई करने के लिए, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा हमारे ख्याल से तो इस टाइम सबसे ज्यादा भ्रष्ट यही है, ठीक है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं भाई, ये वास्तविकता है, ठीक है, क्योंकि होता है कि भाई कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो कहावत गलत नहीं है। यहां पर वही होता है कि भले ही मानते हैं कोई अच्छे भी उसमें होते हैं, ऐसा नहीं सभी भ्रष्ट हैं, सभी रिश्वतखोर हैं, लेकिन वही चीज होता है ना कि अगर एक घूसखोर है, एक दो लोग तीन लोग लेते, तो हर एक इंसान का भरोसा उठ जाता है, उनको लगेगा कि इसमें क्या है, ये पूरा इनका जो ग्रुप है वो सबके सब बेईमान है,
सब ऐसा करते होंगे। तो वही चीज है कि भाई इनको ये चीज बताना चाहिए कि आपकी जो ड्यूटी है वो जनता की भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की रक्षा के लिए है, ना कि लोगों को लूटने के लिए है। तो ये लिख सकते हैं। अगला, दंड व्यवस्था में सुधार। तो भैया देखिए दंड व्यवस्था में सुधार, तो ये देखिए नियम लागू, भ्रष्टाचार को दूर करने का ये सबसे अच्छा नियम है कि जो भी कोई सरकारी अगर कर्मचारी है तो ये नियम लगना चाहिए कि अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, अगर पकड़ा जाता है तो उसे भाई उसका तबादला ना किया जाए कि यहां से हटा को वहां के कर दो, उसे डायरेक्टली ही उसके पद से ही बर्खास्त कर दो, यानी उसे तुरंत क्या कर दो भाई, डिसमिस कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तब भैया क्या है, सबके सब एकदम इधर उधर हो जाएंगे, यानी उनके अंदर हड़बड़ी मच जानी चाहिए, ठीक है, उनको ड्यूटी से ही निकाल दो। फिर उपसंहार, उपसंहार में मेन पॉइंट होता है कंक्लूजन में लिखेंगे जैसे भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है और देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए बचाए रखने के लिए इस समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सभी लोगों को मिलकर एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। ठीक, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये चीजें क्या होती हैं भैया, आप बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपका आ जाता है। अगला टॉपिक है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। देखिए भैया सारांश भी आता है, उद्देश्य भी आता है, ठीक है। ये कितने नंबर का, 5 नंबर का जी। पहले जो ठोस ठोस वाले सॉलिड वाले हैं उनको हम देख लेते हैं, है ना। एक मिनट भाई पानी पी लें। देखिए ये जो पंचलाइट कहानी का चाहे सारांश लिखिए चाहे उद्देश्य, क्योंकि सारांश भी आता है अथवा में उद्देश्य भी। जैसे अगर आ गया पंचलाइट कहानी का सारांश तो अथवा में अगले कहानी जैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य दे देगा, या बहादुर कहानी का सारांश देगा तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो भाई चाहे कहानी का सारांश लिखो चाहे उद्देश्य। देखिए और कहानी का सारांश तो थोड़ा लंबा चला जाता है, बाकी उद्देश्य थोड़ा छोटा लिखना। और वैसे बोलेगा कि अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए, यानी 80 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा में चाहे आप 100 लिख दीजिए, बट उतना भी ज्यादा नहीं लिखना है कि 250 300 शब्द लिख दो ना। देखिए लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी है क्या। भाई पंचलाइट कहानी में वही चीज होता है ना कि गांव में क्या होता है भाई, एक पंचलाइट जिसको पुराने जमाने में लालटेन बोलते हैं कि खरीदा जाता है और उसमें क्या है उसी को जलाया जाता है और लोग टोलियों में बटे होते हैं, पुराने ख्याल के होते हैं। तो यही सारी चीजें कहानी में है, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो और उसमें कहानी का हीरो क्या होता है, गोधन होता है, ठीक है, तो जो पंचलाइट जलाता है, तो यही सब चीजें हैं। बाकी उद्देश्य में लिखना क्या है, देखिए पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब एक ग्रामीण परिवेश की, एक यानी गांव की, एक पिछड़े गांव की कहानी है, ठीक है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है, यानी गांव के सुंदर छवि को बखाना है, ठीक है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो यानी जैसे उसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग टोलियां होती हैं, जैसे वो जब जला नहीं पाते, जब उनसे पंचलाइट नहीं जल रही थी तो लोग उनका अलग दूसरे टोली के लोग मजाक बना रहे थे, क्योंकि गोधन को तो भाई बहिष्कार किया गया था, ठीक है, गोधन को तो समाज से बाहर निकाल दिया गया था। तो वही चीज है कि किस तरह से लोग टोलियों में बंटे होते थे और एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना से भरे रहते थे। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। तो ये क्या होता है भैया, ये कहानी का उद्देश्य होता है। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि आवश्यकता पड़ा, आपने एक चीज भाई पढ़ा है, सुना है कि काम पड़ने पर गधे को भी क्या कहना पड़ता है,
बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज होता है, एक तो भैया उसको बिरादरी से, गांव से ही को क्या किया गया था, बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया था गोधन को। ठीक है, क्योंकि उसमें जो मुनरी होती है उसकी माँ गुलरी काकी होती है, जो भाई वही शिकायत करती है पंच से कि हमारी बिटिया को परेशान करता है। तो पंच जी ने उसको बहिष्कार कर दिया था। लेकिन जब लाइट, पंच लाइट नहीं जलती है, तो उसमें जो मुनरी होती है अपनी सहेली कनेली के माध्यम से पहुंचा देती है पंच जी के कानों में ये बात कि गोधन इसको जलाना जानता है। तो जब ये बात आ जाती है भैया उन पर कि हमारी तो बदनामी होगी, तो इससे क्या करते हैं, वो उसको बुला लेते हैं, बिरादरी में शामिल कर लेते हैं, पंच लाइट भी जला देता है वो, और लोग कीर्तन भजन करते हैं, ये चीजें। ठीक कि उसको बिरादरी से निकाल दिया था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो शामिल करना पड़ा। तो वही चीज है कि आवश्यकता, भाई आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कहानी का उद्देश्य, इसी तरह से लिखना है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, और इस वीडियो के लिए बच्चों एक लाइक जरूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।